आज का लेक्चर जो है ना उसके अंदर हम दोबारा से ट्रांसफार्मर के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, लेकिन हम किस ट्रांसफार्मर की बात करें उसका नाम है वीएन ट्रांसफार्मर। अच्छा, आज जो मैं स्लाइड्स शेयर करूंगा ना आपकी, ये साहब है, इनका नाम है शूसिन वैंग, ये मेरा हाल चाइनीज़ हैं। इनकी स्लाइड्स शेयर थी इनके गिटहब पे, तो वो मैंने यूज़ की हैं आज प्रेजेंटेशन के हवाले से। कुछ मैंने मॉडिफाई भी किया है, वो कहाँ कहाँ किया है वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। देखें जी, अभी तक हमने अब जरा हम ट्रांसफार्मर को यूज़ करने लगे हैं वीएन के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन थोड़ा सा हम रीकैप कर लेते हैं। अभी तक हमने वीएन के कॉन्टेक्स्ट में हमने न्यूरल नेटवर्क को यूज़ किया या हमने कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क के डिफरेंट वेरिएंट्स यूज़ किए। ठीक है, याद आ रही बात? तो उसके अंदर बेसिकली हम क्या थे कि इनपुट इमेज है, उससे हम फीचर एक्सट्रैक्ट करें और एट द एंड आप मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है तो सॉफ्टवेयर अप्लाई कर दें और उसकी बुनियाद पे जो है ना आप मल्टीपल प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे न्यूरल नेटवर्क को यूज़ करते हुए, तो ये जो सॉफ्टमैक्स की आउटपुट है आपको इस तरह का कॉन्फिडेंस शेयर कर रही है। ठीक है, ये बातें हम पहले कर चुके हैं। अच्छा जी, अब हम ज़रा बात करने लगे हैं वीएन ट्रांसफार्मर की, लेकिन इसे हम कंपेयर कर रहे हैं। देखिए फ़र्क बहुत थोड़ा सा है कि रेजनेट को हमने यूज़ किया VGG16 इसके डिफरेंट वेरिएंट्स, 19 VGG19, इस तरह रेजनेट के डिफरेंट वेरिएंट्स। जो वीएन ट्रांसफार्मर है ना, बड़ी बड़ी तवज्जो से बात सुना, ये बहुत छोटे से मार्जिन से बीट करता है किसको? रेजनेट को। ठीक है, CNN का एक वेरिएंट जिसका नाम रेजनेट है उससे। और उसकी भी एक शर्त है, उसकी शर्त ये है कि उसको जब आपने अपने डेटा सेट के लिए उसे ट्रेन किया, जब आपने करना है तो वो प्री ट्रेन मॉडल आपने लेना है, उससे फाइन ट्यून करना है अपने डेटा सेट के लिए। और जो लोगों ने किया ऐसे ही किया, उन्होंने कहा जी एक बहुत बड़े डेटा सेट पे से मैं कुछ एट द एंड आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी दिखाऊंगा। उन्होंने बहुत बड़े डेटा सेट पे क्या किया, जो वीएन ट्रांसफार्मर है इसे ट्रेन किया और ट्रेन करने के बाद अपने डेटा सेट पे फाइन ट्यून किया। मतलब ए डेटा सेट पे जो बहुत बड़ा था उस पर ट्रेन किया, उसके बाद जो स्पेसिफिक डाटा सेट जिसका नाम मैं बी दे रहा हूँ उस पर फाइन ट्यून किया, और उन्होंने देखा कि हाँ ऐसा करने से ना ये रेजोनेट को बीट करता है। हाँ थोड़े से मार्जिन, बहुत थोड़ी सी मूली सी एक्यूरेसी जो है ना वो बेहतर आती है। ठीक है, लेकिन अगेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये बीट करता है। ठीक है, लेकिन इसका एक दूसरा मतलब भी है। हाँ, इसका मतलब ये है कि हाँ रेजोनेट या हम जो क्लासिकल अप्रोचेस पढ़ चुके हैं वो बुरी नहीं है, दे आर स्टिल परफॉर्मिंग वेल। ठीक है, लेकिन अगर आप उससे भी बेहतर एक्यूरेसी चाह रहे हैं, बेहतर रिजल्ट चाह रहे हैं, बेहतर क्लासिफिकेशन करना चाह रहे हैं, हाँ आप वीएन ट्रांसफार्मर को आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसकी शर्त ये है कि उसको बहुत बड़े डेटा सेट पे आपने पहले ट्रेन किया हो, यानी कि वो आपके पास उसको बहुत बड़े डेटा सेट पे ट्रेन किया हो, उसको फर्दर आप रिफाइन करें, उसको फर्दर आप फाइन ट्यून करें। ठीक है, बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ ट्रांसफर लर्निंग, इसी चीज़ें हमने पहले पढ़ी हुई। अच्छा जी, अब जरा हम अगली बात करने के वीएन ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या है, टोटली उसी आइडिया पे बेस है जो किसका आइडिया है, ट्रांसफार्मर का। ठीक है, या इन अदर वर्ड जो कुछ आपने वीएन ट्रांसफार्मर के अंदर, जो ट्रांसफार्मर के अंदर आपने देखा, सारा कुछ आपको यहाँ पे नजर आएगा। मास वाई एक इंपॉर्टेंट चीज के देखें, ट्रांसफार्मर के दो कंपोनेंट थे, एक दो तरह के नेटवर्क थे उसके अंदर। एक वाला हिस्सा था जिसे हमने कहा इनकोडर है, दूसरे का डिकोडर। डिकोडर को हमने यूज किया जनरेशन के लिए, मतलब ट्रांसलेशन करनी थी तो हमने इंग्लिश वर्ड दिया तो ट्रांसलेशन हम उससे करवा रहे थे। ऐसा कुछ भी यहाँ पे ट्रांसलेशन वाला मैकेनिज्म नहीं है यहाँ पे। यहाँ हमने जस्ट फीचर एक्सट्रैक्ट करने हैं, फीचर गेट करने हैं इनपुट इमेज से। इसका क्या मतलब है, वीएन ट्रांसफार्मर के अंदर आप देखेंगे कि जो डिकोडर वाला पार्ट है वो नहीं है, सिर्फ कौन सा पार्ट है, सिर्फ इनकोडर वाला पार्ट है। तो अब इनकोडर पार्ट के अंदर क्या कुछ था, जो सारा कुछ आपको पहले बताया हुआ था। ठीक है, अच्छा मतलब क्या बताया हुआ था जी, हाँ उसको आप एक इनपुट देते हैं, आप इनपुट जो इनपुट एम्बेडिंग्स आप देते हैं, उसके बाद आप पोजीशन एम्बेडिंग अप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर आप जो है ट्रांसफार्मर का अटेंशन मैकेनिज्म, मल्टी हेड अटेंशन मैकेनिज्म वो अप्लाई होता है और उसके मल्टीपल लेयर्स हैं। तो इस तरह का हमने चीज़ें पढ़ी, तो आज भी आप ऐसा ही कुछ देखेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ी सी वेरिएशन है, क्योंकि अब जो हमारा कोई टेक्स्ट नहीं है, अब टोकन इनपुट्स नहीं है, हमारा अब इमेज है इनपुट। अब उससे हमने इमेज से किसी तरह से वो टोकन गेट करने हैं, वर्ड्स गेट करने हैं। तो वो कैसे करके करने हैं, अब मैं अभी आपको वो चीज़ें दिखाता हूँ। ये है जनाब पेपर के, अगर मैं उस पूरे आर्किटेक्चर की बात करूँ तो ये है पूरा आर्किटेक्चर। ठीक है, इस आर्किटेक्चर यानी कि जस्ट ट्रांसफार्मर का इनकोडर पार्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है।
ठीक है, इसके अंदर हो क्या रहा है मैं बिग पिक्चर के अंदर आपको दिखाता हूँ, फिर डिटेल से हम देखते हैं। देखिए ये फॉर एग्जांपल मेरा एक इनपुट इमेज था, इसका कोई भी साइज है। अब आपने क्या करना है, इस इनपुट इमेज से ना डिफरेंट पैचेस जो है ना वो गेट करने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपका इमेज का साइज था, आपके इमेज का साइज था 2, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 224 बाय 224 ये टोटल इमेज था। तो उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने कहा जी ऐसा करते हैं, इससे ना 16 साइज के ना 16 बाय 16 साइज के ना पैचेस गेट कर लेते हैं। क्या मतलब, जो भी इनपुट इमेज है, जो भी इनपुट इमेज है मेरे पास, उसके ऊपर से मैं क्या करता हूँ, ऐसे समझिए एक विंडो रखता हूँ जिसका साइज क्या है 16 बाय 16। अगर मेरा RGB इमेज है तो क्या होगा बाय 3। ये मेरा एक पैच, ठीक है। उन्होंने स्लाइड कितनी यूज की, ये जी एक विंडो है, अगली विंडो कहाँ से लूंगा, अगला पैच कहाँ से लूंगा, उसके लिए उन्होंने जो स्लाइड यूज की ना, मतलब जैसे मैं कहूँ कि पैच का साइज जो रखा है, पैच का साइज रखा है 16 बाय 16 बाय 3 है, ठीक है। और स्ट्राइड फिर क्या यूज की उन्होंने 16। इसका क्या मतलब है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, ठीक है। अगला टोकन, यानी कि ये पैच पहले पैच को उन्होंने कहा कि ये टोकन है, ठीक है, ये पहला पैच है, ये दूसरा। जैसे इस एग्जांपल के अंदर आपको जैसे ये तो आया है, मतलब एक्चुअली तो जो मैं जो एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज़ किया उसका साइज था 224 बाय 224 ठीक है। एक्चुअली इमेज तो साइज ये था 224 बाय 224 और RGB इमेज है तो बाय 3। तो उन्होंने फर्दर बेसिकली इस इमेज के, मतलब मैं अगर कहूँ 224 डिवाइडेड बाय 16 है तो आंसर क्या आएगा, अगर आप इसे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 14, ठीक है। इसका क्या मतलब है 14 बाय 14 पैचेस जो हैं वो 14 बाय 14 टोटल पैचेस, क्या मतलब 14 बाय 14 आंसर क्या आया, यानी कि इस इमेज से कितने पैचेस ले लिए जो ओवरलैप नहीं है, कितने आ गए जी, इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 196 टोकन उन्होंने जो है ना वो गेट किए, ठीक है। या इस तस्वीर को अगर आप देखें, जैसे हमने आपको यहाँ पे शो करके दिखाया है, तो जैसे ये वाला इमेज है तो इससे कितने पैचेस आपको नजर आ रहे हैं, 9 पैचेस गेट किए। हर एक पैच का साइज कितना है 16 बाय 16, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना इस पैच को इनपुट देने से पहले इस नेटवर्क के अंदर और भी चीजें हैं, वो जो कुछ भी हम पहले करते रहे हैं न्यूरल नेटवर्क के साथ, याद है कन्वोल्यूशन नेटवर्क से पहले हमने न्यूरल नेटवर्क पढ़ा था डीप लर्निंग कोर्स के अंदर। तो न्यूरल नेटवर्क को इनपुट कैसे देते थे, कोई भी इमेज बता सकते हैं, याद है कुछ आपको, क्या करते थे इमेज के साथ, ऐसे इनपुट दे देते थे, शाबाश, फ्लैटन कर देते थे, हम उसको 1D अरे बना देते थे। क्या मतलब, यहां पे भी हमें 16 बाय 16 बाय 3 का पैच है, तो इसे क्या करने की जरूरत है, इसे फ्लैटन करने की जरूरत है। और अगर मैं इसे फ्लैटन करूंगा तो इसका क्या साइज बन जाएगा, ठीक है। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें ना, ये मेरा एक पैच है, इसका साइज ये, इन अदर वर्ड्स ये मेरा पैच है, इसका साइज ये है, इसे मैं फ्लैटन करूंगा ना तो बेसिकली क्या डिमेंशन बन जाएगी 6 7 8 6 8, इस साइज का मेरा वेक्टर। अगर मैं इसे कॉलम वेक्टर के साथ शो करना चाहूं इस इमेज को, तो ये इमेज क्या बन जाएगा, इसका साइज क्या बन जाएगा 6 7 6 8 कामा 1, इस साइज नहीं, इतने नंबर ऑफ पैचेज मैंने बताया, 16 करेंगे ना, यहाँ पे भी 16, यहाँ पे भी 16, तो इतने हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है, ये आप डिवाइड करें ना इसे, ठीक है, इस 16 डिमेंशन पे ना, यानी कि अगर रो वाइज भी कॉलम वाइज भी 16 है और रो वाइज भी 16 है, तो अगर आप इसे डिवाइड कर देते हैं टोटल कितने बनेंगे, मतलब एक डिमेंशन को भी देखें तो कितने बनेंगे 14 पैच इस तरफ और 14 पैच इस तरफ, टोटल कितने हो गए 196, इतने टोटल नंबर ऑफ पैचेज हैं, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखें हर वेक्टर, जैसे दोबारा से इस वाली एग्जांपल पे आ जाए, देखिए दो तरह से मैं रिलेट कर रहा हूँ, एक तो पेपर की कुछ स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ जो पेपर के अंदर ने यूज़ की, और दूसरा इस एग्जांपल के अंदर जो आपको हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। अगेन ये तस्वीर पेपर से ही ली है मैंने। अच्छा, अब जरा इसका मतलब यह है कि ये जो हर वेक्टर है, हर कोई एक वेक्टर जो इस नेटवर्क को अभी इनपुट मिल रहा है जिसका नाम ये ट्रांसफार्मर है, उसका साइज क्या है 768 बाय 1, इस डायमेंशन का वेक्टर है, ठीक है। ये वेक्टर है जो इसे हम एज अ इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल याद है टोकन के कॉन्टेक्स्ट में, वर्ड के कॉन्टेक्स्ट में तो ऐसे था ना, एक वेक्टर है जो हम उसे नेटवर्क को इनपुट दे रहे थे।
अच्छा, बड़ी तवज्जो से। इसके बाद एक आपको लेयर नजर आ रही है, यहां तक बात क्लियर है? अभी तक हमने क्या किया है, इमेज को पैसिव के अंदर डिवाइड किया है और उसके बाद उसे फ्लैटन किया, बस ये काम हमने किया और नेटवर्क को एज आ इनपुट दे दिया। लेकिन अब अगर बड़े गौर से देखिएगा, ये इनपुट देने से पहले हमने क्या किया, इसके साथ एक लेयर में से गुजारे हैं जिसका नाम क्या है, बेसिकली लीनियर प्रोजेक्शन ऑफ फ्लैटन। फ्लैटन की समझ आ गई, हम ये फ्लैटन वेक्टर है हमारे पास, ये सारे ही फ्लैटन वेक्टर हैं। ये मेरे पास वेक्टर होगा, ये भी मेरे पास एक वेक्टर है, ठीक है। और हर की डिमेंशन क्या है, 768 बाय 1 डायमेंशन, ठीक है। अच्छा, इसे हम एक लेयर से गुजार रहे हैं जिसका नाम हमने यहाँ पे क्या लिखा है, लीनियर प्रोजेक्शन। दिस इज नथिंग जस्ट लाइक अ न्यूरल नेटवर्क है, इसकी वो लेयर है जो बेसिकली कर क्या रही है, जरा बड़ी तवज्जो से देखिए। इनपुट है मेरे पास, अब मैं पेपर की स्पेसिफिकेशन बताना, 768 बाय 1 डायमेंशनल वेक्टर है। इस लेयर को यूज करके उन्होंने पता क्या किया, इस वेक्टर के साइज को छोटा किया। तो छोटा करने का क्या तरीकाकार है, वेरी सिंपल आइडिया। मैं यहां क्या करूं, हर वेक्टर को जो इनपुट दूं ना, जिस लेयर में से गुजारूं, उसके अंदर उतने लेयर न्यूरॉन रख दूं जितने मैं चाहता हूं, ठीक है। क्या मतलब, इसके इस वाले वेक्टर को इस वाली लेयर से गुजारा तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ न्यूरॉन ऐसे मतलब ये इनपुट, ये मेरा एक्स है और इसका साइज कितना है, ये जैसे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इसको मैं गुजारा हूं एक न्यूरल नेटवर्क की लेयर के साथ, जिसके ऊपर मैंने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स रखे हैं। जैसे मैं पेपर की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक अगर आपको बताऊं तो उसका साइज मैंने रखा है 512, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये जो इनपुट वेक्टर था इसका साइज मैंने कितना कर दिया, 512, जस्ट फ्लैटन कर, बस। क्या मतलब, अब आउटपुट क्या आएगी इसकी, जो आउटपुट वेक्टर आएगा मेरे पास, यानी कि z के बाद एक जो कंप्यूट हम करेंगे, या z वेक्टर जो हमारे पास आएगा उसकी डिमेंशन क्या होगी, यानी कि z जो हम कंप्यूट करेंगे, z कैसे कंप्यूट करते हैं, w x प्लस b, बस z कंप्यूट करना है आपने नया। अब ये जो मेरा x था इसकी डिमेंशन थी 768 बाय 1 की, अब आउटपुट मेरे पास क्या आ गई, 512 बाय 1। दैट्स इट, जस्ट टू रिड्यूस। क्या मतलब, जो इस इनपुट वेक्टर के अंदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उन्हें एक्सट्रैक्ट कर लें, जो रिडंडेंट इंफॉर्मेशन है उन्हें ना कंसिडर करें, जो नॉइजी इंफॉर्मेशन उन्हें रहना, ठीक है। जस्ट ये मकसद था। अच्छा जी, अब इस लेयर से जब आपने गुजारा, क्या मतलब, अब ये देखिए, यानी कि ये वाली इन वाले वेट से ना, ये मेरी लेयर थी, सारे टोकन्स को इसी जो लेयर है उससे गुजारा। क्या मतलब, सेम वेट्स और सेम बायस को यूज किया हर टोकन के लिए। ऐसा करने के बाद अब हमारे पास जो आउटपुट आई ना, यहाँ पे ये जो आपको आउटपुट नजर आ रही है, यहाँ पे जो आउटपुट है, हर आउटपुट वेक्टर का साइज है 512 बाय 1, ये मेरा वेक्टर है, ठीक है। ये बात समझ आ गई यहाँ तक, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करते हैं देखिए, मेरे पास इमेज है, उसको मैंने वेक्टर बना लिया, ठीक है। और जो वेक्टर है ज्यादा कंसाइज वेक्टर या छोटे साइज वाला प्रोजेक्टेड वेक्टर, ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिसने रिटेन कर ली इनपुट में से ना, वो वाला वेक्टर मेरे पास आ गया। अब ये हमें पता है, बड़ी तवज्जो से इस बात को सुनिएगा। देखें, मैं ट्रांसफार्मर को जब इनपुट दूंगा ना, ये फॉर एग्जांपल ये 9 मेरे पास पैचेस थे, या इनके कॉरस्पॉन्डिंग 9 जो है मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा रिफाइन वेक्टर हैं, ठीक है। जब मैं उसे इनपुट दूंगा तो वो एट वंस सारे जो टोकन है उन्हें प्रोसेस करता है। ऐसे ही है क्या नहीं, याद है, जितने भी आपके पास इनपुट वेक्टर हैं उनको 3 डिफरेंट तरह की वेट मैट्रिक्स से गुजारता है। एक क्यूरी की मैट्रिक्स है, एक की है और एक वैल्यू की है। एट वंस सभी को प्रोसेस एट वंस करता है। क्या मतलब, बड़ी वजह से बात सुनिएगा, इसका मतलब है वो जो रिलेशनशिप है ना इमेज का, कि ये वाला हिस्सा इमेज का पहला पार्ट था, ये वाला हिस्सा पहला पैच है, ये दूसरा पैच या तीसरा, ये वाली इंफॉर्मेशन वो रिटेन नहीं कर पाएगा। और देखें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ना, कि इमेज के अंदर नेबरहुड के अंदर कौन सा हिस्सा है ना, कौन सा पैच है, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट स्पेशल जो इन्फॉर्मेशन है वो रिटेन हुई हो, तभी तो हम किसी ऑब्जेक्ट को पहचान पाएंगे कि हाँ जी यहाँ पे कोई कैट था, यहाँ पे कोई बिल्डिंग थी, एंड सो ऑन सो फोर्थ,
ठीक है। तो स्पेशल हमें, अच्छा जी, अब पोजिशनल इंफॉर्मेशन याद है जी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने ट्रांसफार्मर के कॉन्टेक्स्ट में बात की, एनएलपी के कॉन्टेक्स्ट में हमने बात की क्या कि जी पहला वर्ड है तो उसके साथ आप पोजीशन भी बता दें, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, पोजिशनल इनकोडिंग यूज। बिल्कुल ऐसा जैसे यहाँ पे भी पोजिशन इनकोडिंग आपने यूज़ करनी। क्या मतलब, साइन को साइन फंक्शन से गुजारें आप टोकन। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपके पास वो पोजीशन कोडिंग एक वेक्टर आ जाएगा। बड़ी वजह से मैं इसके एग्जांपल के साथ अभी आपको दिखाता हूँ। क्या मतलब, अब आपने जो भी पहला वेक्टर है उसके साथ एक पोजीशनल इनकोडेड वेक्टर डालना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसका साइज क्या है 512 बाइट, इसका मतलब है ये जो आप पोजीशनल इनकोडिंग वेक्टर बनाएंगे ना उसका साइज भी इतना ही होगा। और अगर फॉर एग्जांपल हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद अब ये मेरे पास वेक्टर आ गया जिसके अंदर दो इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है, इनपुट पैच के फीचर भी हैं और प्लस इसके अंदर पोजीशनल इंफॉर्मेशन भी है। अब इस एक वेक्टर के अंदर इनपुट पैच की फीचर्स और दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर्स, ठीक है ना, क्योंकि इसे प्रोजेक्शन जो लीनियर प्रोजेक्शन से हमने गुजारा, और प्लस इसके अंदर इसी वेक्टर के अंदर पोजीशन इंफॉर्मेशन भी, यानी कि ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है 512/1 की, इसके अंदर दोनों तरह की इंफॉर्मेशन पड़ी है। क्या इमेज है, क्या पैच के अंदर इंफॉर्मेशन थी, प्लस ये इसकी क्या पोजीशन थी इसके अंदर पड़ी है। इसी तरह से बाकी जो पैचेस हैं ना आप उनके भी आपने पोजीशन को ऐड कर देना, पोजीशन एम्बेडिंग को ऐड कर देना, ठीक है। ऐसा करने से हमारे पास फॉर एग्जांपल ये 9 डिफरेंट वैल्यूज हैं, उनको हमने एम्बेड किया। ऐसा करने के बाद अब मेरे पास दोबारा इस ट्रांसफार्मर को जो वेक्टर दे रहा हूं उसका साइज क्या होगा जी शाबाश 512/1 वेक्टर, जिसके अंदर फीचर्स और प्लस पोजीशन इंफॉर्मेशन दोनों है, वो अब आप देंगे। अब ये कैसे काम करेगा भाई, जैसे पहले इनकोडर काम कर रहा था, ठीक है, बिल्कुल कोई डिफरेंट बात नहीं है। क्या मतलब, अब आपने हर वेक्टर को गुजारना है किसके साथ, 3 डिफरेंट मैट्रिक्स के साथ, 3 मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है या 3 डिफरेंट लेयर से गुजारना है हर वेक्टर को। एक जो लेयर है जिसको हम बेसिकली W मैट्रिक्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उससे जब इन वेक्टर को गुजारेंगे ना, ये 9 के 9 जो वेक्टर हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेंगी, यानी कि WQ से मैं गुजारूंगा क्यूरी वेक्टर मिलेंगे, 9 क्यूरी वेक्टर मिलेंगे। फिर मैं एक दूसरी लेयर से या दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा जिसका नाम WK है फॉर एग्जांपल, तो मुझे की बेसिकली जो वेक्टर है वो 9 मुझे मिलेंगे। और इसी तरह से तीसरी एक लेयर जिसका नाम वैल्यू है वो मुझे 9 वैल्यू वेक्टर जो है वो देगी। उसके बाद फिर क्या करना है, हमने वही सारा कुछ डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। ये देखें बाकी सारा कुछ तकरीबन ऐसा ही जैसे आपने पहले वो नॉर्म से याद है बात, बिल्कुल वही जी हम नॉर्म कर रहे हैं। सॉरी, पहले क्या है, स्किप कनेक्शन का आइडिया, ठीक है। ये जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ इसे ऐड कर दें, बाद में ऐड कर दें वो बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, नॉर्मलाइजेशन, लेयर नॉर्मलाइजेशन का आइडिया हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था ट्रांसफर, बिल्कुल वही काम करना है। उसके बाद क्या है, मल्टी हेड अटेंशन के लिए अभी आपको मैंने बताया है कि कैसे हमारे पास ये 9 क्यूरी 9 वैल्यू और 9 की जो वेक्टर वो बनेंगे। आपने क्यूरी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है की वेक्टर के साथ, और आपके पास स्कोर जो है वैल्यू वेक्टर्स वो आते जाएंगे। और स्कोर वेक्टर के ऊपर फिर आपने स्केलिंग अप्लाई करनी है और उसके बाद फिर सॉफ्टमैक्स अप्लाई करना है। उसके बाद फिर आपके पास वेट मैट्रिक्स आ जाएंगी, ठीक है, वेट वेक्टर्स आ जाएंगे, और उनको फिर क्यूरी जो आपकी वैल्यू वेक्टर है उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास अल्टीमेटली कॉन्टेक्चुअल वेक्टर जो है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इन वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास यहाँ पे क्या आएंगे, कॉन्टेक्चुअल वेक्टर आ जाएंगे, जो बेसिकली क्या शो करेंगे कि क्या रिलेशनशिप है मेरा नेबरहुड के साथ, ठीक है। जो वेक्टर जिसके ज्यादा नेबरहुड मतलब मैं कहूंगा ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के साथ ज्यादा क्लोज है, या ये हमें नजर आ रहा है कि ये वाला पार्ट इसके साथ ज्यादा क्लोज है, ठीक है, इसका एक बड़ा स्कोर होगा एज कम्पेयर टू अदर वेक्टर, ठीक है। बेसिकली उसके अंदर कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन सारी, अब उस कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन को हम यूज करेंगे फर्दर। बड़ी वजह से देखिएगा आप आखिरी बातें होंगी, इसको हम यूज करेंगे, यानी कि ये देखेगा ये मल्टीपल, ये तो आपको समझ आएगी, ये दोबारा से नाम है, ये मल्टी लेयर परसेप्टर, मल्टीपल फुली कनेक्टेड लेयर्स हैं। उसके बाद फिर दोबारा से स्किप कनेक्शन ऐड कर रहे हैं, और ये काफ़ी सारे एल, जैसे हमने 6 बताया था ट्रांसफार्मर, इस वाले केस के अंदर भी ऐसे ही है, ठीक है। 6 रेपिटेशन है इन्हीं इनकोडर की, या सेल्फ अटेंशन जो मॉड्यूल है उनकी, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिएगा इसकी अब आउटपुट जो है, इसकी आउटपुट जो जितने भी आप रेपिटेशन सी कर लें उसके बाद आउटपुट को कनेक्ट करना है किसके साथ,
यहाँ पे समझ लें मल्टी लेयर परसेप्टर, इसका मतलब है दोबारा से फुली कनेक्टेड कुछ लेयर्स हैं और आखिर पे फिर क्या है, फुली कनेक्टेड लेयर्स हैं, मैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करना चाह रहा हूँ, आखिर पे क्या लगाऊंगा, सॉफ्ट मैक्स। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगी, आप आउटपुट प्रोड्यूस करें। अच्छा, इसके दरमियान एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो एस्पेक्ट है, वो अभी हमने डिस्कस किया, वो अभी हम थोड़ी देर तक करते हैं कि यहाँ हम एक और वेक्टर, जैसे आपको याद होगा कि डिकोडर साइड पे हमने स्टार्ट वेक्टर की बात की, एक स्टार्टिंग टोकन खुद से रखा, यहाँ इसी तरह से ना क्लासिफिकेशन के लिए CLS के नाम से भी एक टोकन है जिसको एज अ इनपुट देते हैं और फिर क्या करते हैं, बिल्कुल वो उसका बिहेवियर भी कैसा है, बिल्कुल ऐसा ही जैसे इन वेक्टर का है। और जो हम ट्रांसफार्मर कोडर के अंदर जो हम अटेंशन कंप्यूट करते हैं, उस जो क्लास वेक्टर है उसकी सेल्फ अटेंशन हम कंप्यूट करेंगे किसके साथ, सभी जो टोकन है उनके साथ, और एट द एंड जस्ट उसी को जस्ट यूज करेंगे इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द आउटपुट। ठीक है, ये मैं बात क्या कर रहा हूँ अभी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँ। एनीहो जी, बिग पिक्चर के अंदर ये सारा कुछ था वीएन ट्रांसफार्मर के लिए, वेरी सिंपल आइडिया, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। अब थोड़ी सी डिटेल ऐड कर लेते हैं, क्या क्या कंपोनेंट है इनको जरा हम देख लेते हैं। देखें जी, ये इमेज है, ठीक है, इसको देखें ज़रा, हमने इसे फिट करना है नॉन ओवरलैपिंग पैचेस के अंदर, ठीक है, जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये इस इमेज के हमने 9 पैचेस बना दिए और हर पैच का पेपर के मुताबिक हर पैच का साइज़ क्या है, 16 बाई 16, ठीक है। उसके बाद अगला आइडिया क्या है जी, इससे फ्लैटन कर दें और वेक्टराइज इम्प्लीमेंटेशन कर दें, ठीक है, जैसे पेपर के मुताबिक, जैसे हमने बताया 16 बाई 16 बाई 3 का साइज़ है, तो ये वेक्टर हमारे पास आ जाएगा। यहाँ जस्ट ये वाली बात बताइए आपको। और इसके बाद फर्दर क्या है, उसको हम डेंस लेयर से गुजार रहे हैं, ठीक है, प्रोजेक्शन, लीनियर प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि बड़ा फैक्टर है तो उसका साइज़ छोटा कर लें हम, ठीक है, और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर आ जाए। तो WX+B ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट लाइक लीनियर लेयर हमने अप्लाई की है, ऐड की है और उसके ऊपर हम Z1 कंप्यूट करें। तो इसी तरह से आपने ये सारा कुछ सारे टोकन के साथ करना है, ठीक है जी। और ये बातें जो अभी मैंने आपको ज़बानी बताई हैं, उनको यहाँ पे हमने थोड़ा सा टेक्स्ट फॉर्म के अंदर लिख ली है, ठीक है जी। सॉरी, इसके अंदर बेसिकली पोजीशन कोडिंग के हवाले से आपको बताया है कि जो इनकोडर है वो एट वंस सारे इनपुट ले लेता है, उसको नहीं पता कौन सी पहली पोजीशन है, कौन सी दूसरी पोजीशन है। इन ऑर्डर टू गिव अ पोजीशन टू डिफरेंट पैचेस, तो हम क्या करते हैं, पोजीशन कोडिंग ऐड कर लेते हैं। बिल्कुल वही आइडिया यहाँ पे हमने आपको शो किया है, ठीक है, कि कैसे Z के साथ आप पोजीशन कोडिंग, यहाँ वही ये जो वेव है वही समझे, जो साइन को साइन वेव्स हैं उनकी जो भी वैल्यू आए वो हमने यहाँ पे ऐड कर दी, ठीक है जी। ये जस्ट एग्जांपल दी है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पैच की रिप्रेजेंटेशन दी, ये किसी भी वेक्टर की ना, किसी पैच की रिप्रेजेंटेशन, उसके फीचर वेक्टर है, उसके अंदर फर्ज किया ये पोजीशन कोडिंग है, ये कोसाइन साइन को साइन फंक्शन को यूज करके मैंने गेट किया। अब आप इन दोनों को कंबाइन करना चाह रहा हूँ और दोबारा से मैं एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन लेना चाह रहा हूँ हर पैच कोरस्पॉन्डिंग, तो आपको यहाँ पे ये शो किया, तो यहाँ पे यही दिखाया है फीचर प्लस पोजीशन, जो पोजीशन कोडिंग है, इन दोनों को ऐड करें तो ये वाला वेक्टर है जिसके अंदर फीचर की इन्फॉर्मेशन प्लस किस पोजीशन पे मैं बैठा हूँ वो इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, होप्स हो कि यहाँ तक कोई सवाल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब पोजीशन कोडिंग के कॉन्टेक्स्ट में दोबारा से हमने यहाँ पे आपको एक मोटिवेशन दिखाई है कि ये देखें ज़रा, नेटवर्क को तो हम इस तरह से करके इनपुट दे रहे हैं, देखें ये एक्चुअली पोजीशंस हैं, लेकिन नेटवर्क को तो इस तरह से नहीं समझ आ रही ना कौन सा पहला पैच है कौन सा, तो हमें पता है कि अगर मैं डॉग के बारे में जानना चाह रहा हूँ तो इस वाले पैच का रिलेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, किसके साथ, इसके नेबरहुड जो पैचेज हैं उनके साथ, ठीक है। अगर पोजीशन की इंफॉर्मेशन ऐड कर देंगे तो समझ आ जाएगी हाँ ये वाला पार्ट है जिस पे ज़्यादा मुझे फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है, और वो हमसे हेल्प भी करेगा। तो ये यहाँ ये बात दिखाई है, एक साइड पे रैंडम पैचेज आपको दिखाया, दूसरा पोजीशन डाल के आपको दिखाया, ठीक है जी। और दोबारा आपको यहाँ पे हमने ये दिखाया है कि इस एरो तक आपने ये Z कंप्यूट कर लिया आपने, उसके बाद आपने पोजीशन कोडिंग जो है ना वो ऐड कर ली है बेसिकली। उसके बाद फर्दर क्या है जी, फर्दर आपको ये दिखाया है, ये वो वाला एस्पेक्ट जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि ये वेक्टर तो है ही इमेज की, प्लस एक और जो वेक्टर है ना वो ऐड करना है। CLS के नाम से एक टोकन है
इसका कोई वैल्यूज़ होंगी इसके अंदर, ठीक है। ये जस्ट लाइक अ वेक्टर, वही उसी डायमेंशन का जो ये है 512 बाई 512 फॉर एग्जाम्पल ना, ठीक है। ये इसका साइज तो ज़्यादा था शायद, 786, ठीक है। तो ये है 786 भी हो सकता है। और इसके बाद बिल्कुल यही डेंस लेयर की तरह एम्बेडिंग जनरेट करवाएं। क्या मतलब, इसके बाद जो वेक्टर होगा ये साइज़ का ही होगा 512 बाई 1 साइज़ का, ठीक है। इस तस्वीर से तो इसने लहदा से एम्बेडिंग शो किया, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम इसे भी इसी वेक्टर को हम इस वाली लेयर से गुजारें तो अगेन हमारे पास इस जो टोकन है इसके कॉन्टेक्स्ट मेरे पास ये फीचर वेक्टर आ गया, ठीक है, जिसका साइज बिल्कुल वही है जो। अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात, अब मेरे पास इसका मतलब है ये वाला वेक्टर एक लहदा से मैंने जनरेट कर लिया। अच्छा, अब पेपर के अंदर लोगों ने, कई लोग इसको एक्सप्लेन नहीं करते, लेकिन पेपर के अंदर इस बात को उसने हाईलाइट किया है। वो वाली बात क्या है कि ऐसा करने से बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, ओवरऑल इमेज के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है हम गेट कर लें, सारी की सारे, यानी कि इस एक 512 साइज बाय 1 साइज का जो फैक्टर है ना, जब मैं इस वेक्टर को गुजारूंगा किसके साथ, जब मैं इसे गुजारूंगा ट्रांसफार्मर के जो अटेंशन मॉड्यूल है उसके ऊपर से गुजारूंगा ना, गुजारने के बाद इसके कोरस्पॉन्डिंग जो मेरे पास कॉन्टेक्चुअल वेक्टर आएगा ना, उसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन होगी जो सारे इमेज की है। देखे ना, ये क्या है, ये वेक्टर क्या है, इस वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग मुझे पता है मैंने 3 वेक्टर क्रिएट करने, कौन सा वाला, क्यूरी, की और वैल्यू। फिर मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर को पकड़ूंगा, सभी वेक्टर के जो की वेक्टर्स हैं उनके साथ मैं मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट फाइंड करूंगा, फिर स्कोप वेक्टर फाइंड करूंगा, याद है बात, फिर मैं स्केल करूंगा, फिर मैं सॉफ्टमैक्स अप्लाई करूंगा। इसका क्या मतलब है, अल्टीमेटली इस वेक्टर के अंदर सारे इमेज के साथ मेरा क्या रिलेशनशिप है वो मुझे यहाँ पे नजर आएगा। और लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि इस वेक्टर, एक वेक्टर की आउटपुट को मैं फर्दर जस्ट सॉफ्टमैक्स के साथ अप्लाई कर दूँ, सॉफ्टमैक्स से गुजार दूँ, ठीक है। और तो मुझे मेरे पास, यानी कहने का मतलब क्लासिफिकेशन हेड किससे गुजार दूँ, क्लासिफिकेशन हेड से मुराद क्या कि वहाँ पे आपके पास कुछ मल्टीपल फुली कनेक्टेड लेयर्स हैं और उसके बाद सॉफ्टमैक्स है, तो आपके पास पूरे इमेज के बारे में आप बेहतर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, बिल्कुल सही रिजल्ट आएंगे। यानी कि ये इसके कॉन्टेक्स्ट में जो एक वेक्टर कॉन्टेक्चुअल वेक्टर होगा उसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन है कि इमेज जो है वो कैट है, डॉग है या कोई और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गेट हुई। ये मैं बात क्या कह रहा हूँ इसको थोड़ी सी और डिटेल ऐड कर लेते हैं। ये बात की जा रही है कि देखें जी, इन सारे वेक्टर को गुजारें किसके साथ, इसके ऊपर से, किस लेयर से, मल्टी हेड अटेंशन। यहाँ वही सारा कुछ समझे जो आपको इनकोडर पार्ट दिखाया है, ठीक है। उसके अंदर नॉर्मल लेयर नहीं आपको दिखा रहा है, स्किप कनेक्शन नहीं दिखा रहा, लेकिन अस्यूम करें वो सारी कुछ है। और कितनी है, काफ़ी सारी हैं। जैसे हमारे ट्रांसफार्मर के इसके अंदर 6 इनकोडर थे। और उसके बाद देखें जरा, ये कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ये सारे कॉन्टेक्चुअल वेक्टर्स हैं। और इस वेक्टर को जस्ट यूज़ किया उन्होंने, इनके जितने इनपुट दिए हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन वाले वेक्टर आ गए। इसके बाद जस्ट उन्होंने C0 को यूज़ किया, किस मकसद के लिए, इन ऑर्डर टू अप्लाई द सॉफ्टवेयर। बस इसके ऊपर आगे फर्दर क्या कर दिया जी, फर्दर इसके ऊपर अप्लाई कर दें क्लासिफिकेशन हेड को, या जहां जस्ट उसने सॉफ्टवेयर को यूज़ किया। तो जो रिजल्ट उन्होंने देखा कि एक्सपेरिमेंट से ट्रेनिंग करने के बाद टेस्ट नहीं किया, उन्होंने कहा इट्स फाइन, इट्स परफॉर्म वेरी वेल। जस्ट इस वाले वेक्टर को बजाय के सभी को कंबाइन करें, वो ज़्यादा कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है, वुड बी नाइस जस्ट एक वेक्टर को यूज़ करें, ठीक है। तो ये जनाब मोर और लेस एक्सपेरिमेंट था। ये जैसे आपको नज़र आ रहा है कि ये जी मुख्तलिफ क्लासेस के कॉन्टेक्स्ट में आपको कॉन्फिडेंस स्कोर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, सॉफ्टमैक्स की आउटपुट नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, अब कुछ और बातें, ये तो पूरा आपको आर्किटेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में बताई। अब कुछ एक्सपेरिमेंट जब आपने किए, करने हैं या इन लोगों ने किए, उस कॉन्टेक्स्ट में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या करना है। एक बड़ा डेटा सेट है, इस वाले आर्किटेक्चर को पहले जो रैंडम वैल्यूज़ हैं या ज़ेवियर इनिशियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा उन वेट से इनिशियलाइज करें, उसके बाद इसे बड़े डेटा सेट पे ट्रेन करें। ट्रेन करने के बाद आपके पास ये एक प्री ट्रेन मॉडल होगा, इसे फिर अपने स्पेसिफिक दूसरे डेटा सेट के लिए जो कि छोटे, लेकिन छोटे डेटा सेट पे होगा, यानी कि उसका छोटा ट्रेनिंग सेट होगा, छोटा टेस्टिंग सेट होगा, उसमें फिर इसे फर्दर फाइन ट्यून करें, ठीक है। फाइन ट्यून करने के बाद फिर आप क्या करें, जो भी आपका टेस्टिंग डेटा है उस पर आप इसके रिजल्ट को टेस्ट करें, ठीक है। अच्छा जी, अब लोगों ने कुछ डेटा सेट मैं आपको बता देता हूँ जो इन्होंने यूज़ किए ट्रेनिंग के लिए इन ऑर्डर टू जनरेट द प्री ट्रेन मॉडल। ये जैसे आपको 3 डेटा सेट दिखाए हैं और उनके साइजेस भी आपको दिखाए हैं, ठीक है।
और वहाँ पे नंबर ऑफ़ क्लासेस भी आपको दिखाई हैं। अच्छा, ऐसा करने के बाद उन्होंने एक चीज़ देखी। अच्छा, जैसे यहाँ पे देखें ज़रा, दोबारा से वही दिखाया है कि ए डेटा सेट क्या क्या है, ये वाले जो पिछली स्लाइड के अंदर भी आपको दिखाया है। उन्होंने पता क्या देखा, उन्होंने कहा देखा कि जब इमेज, पहला जो डेटा सेट मैंने आपको दिखाया ना, जिससे इमेज नेट स्मॉल का है, उस पे वीआईटी को जब कंपेयर किया ना रेजनेट के साथ, कोई बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं थे। लेकिन जब उसे रिलेटिवली लार्जर डेटा सेट पे ट्रेन किया ना, जो मैंने आपको दूसरे नंबर पे दिखाया ये वाला डेटा सेट, उस पे रिजल्ट जो है ना रेजनेट के साथ कंपेरेबल थे। लेकिन जैसे इसे और बड़े डेटा सेट पे ट्रेन किया, ठीक है, ए डेटा सेट आपका और बड़ा हुआ, तो फिर जब उसके रिजल्ट देखे ना, तो उन्होंने कहा ये अब बेहतर है। जिसका क्या मतलब है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपके पास, अगर आप इसके मॉडल को किसी बहुत बड़े डेटा सेट पे ना, जिसका साइज 300 मिलियन इमेजेस हैं अगर इसके ऊपर, तो देन ये मॉडल जो है ना ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा एज कम्पेयर टू रेजनेट। ठीक है, अदरवाइज भाई रेजनेट पे ही रहें। ठीक है, तो ये एस्पेक्ट है जो उन्होंने इस वाले पेपर के अंदर दिया। ठीक है, हाँ, लेकिन है बेसिकली आपने प्री ट्रेन मॉडल लेना है। ये जो आपका प्री ट्रेन मॉडल है उसको इस डेटा सेट पे ट्रेन करें, इतने बड़े डेटा सेट, जिस चीज़ की एग्जांपल आपको पिछली हमने स्लाइड के अंदर दिखाई भी। ठीक है, जैसे ये वाला डेटा सेट है, ये देखें ना, ये 300 मिलियन डेटा सेट है। ठीक है, 18,000 जो है ना क्लासेस हैं। ठीक है, JFT के नाम से एक डेटा सेट। तो अगर आप इस पे ट्रेन आपको मॉडल मिले, यानी कि जनरली लोग ट्रेन शेयर कर देते हैं, ये नहीं कि आपको से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ये शेयर होगा, उसके वेट्स को लें और अपने डेटा सेट पे फाइन ट्यून करें, तो अस्यूम करेंगे हम ये हमारे पास रिजल्ट बेहतर आएंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ था जनाब ट्रांसफार्मर के, वीएन ट्रांसफार्मर के कॉन्टेक्स्ट में। कोई सवाल है तो कर लें, अदरवाइज अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम स्विंग ट्रांसफार्मर की बात करेंगे। ठीक है जी, चलिए ठीक है।